आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि आदमी तक, आम जनता को ये जानकारी देना कि आपका अधिकार क्या है और आपको सेवाएं जो है यहाँ मुफ्त में मिलेगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हम लोग मना रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दूर दराज, गरीब, पिछड़े वर्ग के लोगों, लाचार लोगों को न्याय से वंचित वो लोग न रह जाए। जितना अधिकार अमीर लोगों को न्याय पाने का है, उतना हक अधिकार गरीब लोगों को भी है। कानून जानना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि ये आपका अधिकार है, लाइफ है, लिबर्टी का अधिकार दिया संविधान कि आप सुख से, शांति से, बिना किसी असुविधा के रहें, जीवन यापन करें। मतलब विदाउट एजुकेशन कुछ नहीं हो सकता है। जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं। यही कारण है कि हमारे पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे पिछड़ापन जो वर्ग इसीलिए है कि जहाँ एजुकेशन नहीं होगा तो उनका दिशा ही नहीं मिलेगा। यही कारण। डेफिनेटली जिस तरह से राजीव दीक्षित सर ने जो आह्वान चलाया, जो मुहिम चलाई और जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया है, तो वो हमें चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि इस तरह का उनको सम्मान देते हुए स्वदेशी दिवस उनके जन्मदिन पर मनाया जाए। मुझे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ है कि ये आईनी चाइनी जो भी है ये चीज़ें खत्म हो जाएगी बहुत जल्द और हमारा जो देश है, हमारा जो मुल्क है, पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, सारे जहाँ सच्चा हिंदुस्तान हमारा। मेरे तरफ से पूरे पाकुड़ वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं हैं और यही अपील करेंगे कि सावधानीपूर्वक बम पटाखा फोड़ें। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय सभा टीवी और मैं आपके साथ धनंजय कुमार। आज 9 नवंबर के शुभ अवसर पर और आज जो है विधिक सेवा दिवस भी था और उसी मौके पे आज पाकुड़ कोर्ट के डालसा सभागार में जो है झालसा रांची के निर्देशानुसार 100 दिवसीय जो है जागरूकता शिविर का आयोजन कर लोगों को जागरूक किए। तो यहाँ पे आज ये कार्यक्रम सफल रूप से कार्यक्रम हुआ और उसी के साथ मेरे साथ बातचीत करने के लिए अभी मौजूद है डालसा टीम और कुछ लोग जो आज के कार्यक्रम में आए हुए थे और थोड़ा सा हम बातचीत कर जानेंगे कि उन लोगों ने क्या सुना और जो मौजूद है मेरे साथ डालसा की टीम, तो उनसे भी बातचीत करेंगे कि उन लोगों ने क्या बताया। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक कानूनी प्राधिकार है जो कानूनी रूप से गरीब, निर्धन, असहाय, पीड़ित, शोषित लोगों को जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो है उनको निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है। तो अभी न करते हुए हम बातचीत शुरू करते हैं और पहले एक एक लोगों का परिचय कर फिर हम जो है सवाल शुरू करेंगे। सर आप परिचय। सर मैं MD अजीज़ुर रहमान, मैं भी एक इसमें जुड़ा हुआ हूँ मध्यस्थता में, मीडिएशन के हिसाब से भी, और मैं जिला में UPG+2 के प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं मोहम्मद नकीमुद्दीन शेख, LADC डिप्टी चीफ, LADC सिस्टम के जो डिप्टी चीफ है। परिचय आपका। मैं मोकमाउल शेख, पैरा लीगल वॉलंटियर, दिल्ली से पाकुड़। सब आप लोग डालसा से हैं नहीं? सर आपका परिचय। मैं जेडेज विश्वास हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्लस डालसा के साथ बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं। सर आपका परिचय। हाँ, ASI राजदेव पांडे हूँ, फिलहाल कोर्ट सुरक्षा गेट में हूँ। मेरा नाम तनवीर अंसारी हुआ, प्रखंड समन्वयक। आप लोगों का परिचय। मेरा नाम तबस्सुम खातून है। इस मौके में बहुत अच्छा। मेरा नाम प्रीति प्रियंका मेरव है। मैं यहाँ पे आई उपस्थित और सभागार में सर जैसे बताए उसका हम अमल करते हैं, बातें सुने, अच्छा लगा। आप लोग आज कार्यक्रम में आए हैं, सब थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाएं। आप लोग आज इस कार्यक्रम में आए हैं, इस शिविर में आए हैं, तो आप लोगों ने क्या क्या सुना यहाँ पे? जी, हम लोग को कानून के बारे में उतना कुछ मालूम नहीं था। यहाँ के मालूम चला जो समझ में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा गांव में तो किसको क्या अप्लाई का आवेदन देना है, किससे बात करना है, ये चीज़ हम लोग को इस प्रोग्राम में आके मालूम चला। मतलब आप लोग जान गई कि कैसे जो है गरीब, पीड़ित, शोषित जो असहाय लोग हैं वो लोग कैसे निःशुल्क में जो है कानूनी सहायता ले सकते हैं डालसा से। जी जी। तो अब हम जो है डालसा टीम है तो इनसे हम जो है सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है सर जो है आप लोग जो हैं डालसा की टीम हो गया जो है भारत के जो हैं पूरे भारत में छोटे छोटे समस्याओं से लेकर बड़े बड़े समस्याओं का हल किया है आप लोगों ने। लगभग 36 साल की इस यात्रा में आप लोगों ने काफ़ी केस को जो है ठीक किए हैं, है ना? नहीं तो लेकिन आप लोग आज जो कार्यक्रम किए, इस कार्यक्रम से क्या उम्मीद करते हैं? इस कार्यक्रम से यही उम्मीद करते हैं कि जो आदमी का जो फंडामेंटल राइट्स है, जो अधिकार है,
और जो DLSA से जो उन लोगों को फ्री जो सेवा मिलता है उसके बारे में जानकारी दिया गया और पूरी तरह ये लोग संतुष्ट है कि यहाँ DLSA में आने पर जो निम्न वर्ग के और न्याय से वंचित जो लोग हैं उन लोगों को कानूनी सहायता मुफ्त में कानूनी सेवा मिलेगा। सर एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं जो है टालसा और डालसा जो है क्या है, थोड़ा सा सरल भाषा में लोगों को समझाएं ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो जान सके। अभी भी हमें लगता है कि इस पाकुड़ क्षेत्र में अनेकों लोग इससे अपरिचित है। थोड़ा सा सरल भाषा में समझाएं ताकि दर्शकों इस एपिसोड के माध्यम से लोगों को पता चले कि डालसा क्या है और इसके माध्यम से कैसे लोगों को मदद। डालसा हुआ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और झालसा हुआ झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। जो पूरा स्टेट लेवल पर होता है वो झालसा में होता है और झालसा के अंतर्गत आता है। और डालसा जो जिला के अंतर्गत आता है वो डालसा। डालसा का फुल फॉर्म ही है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, यानी जिला सेवा विधिक प्राधिकार। जिला के अंतर्गत जो भी सेवा उपलब्ध होगा वो डालसा के अंतर्गत ही होगा। तो एक चीज़ और पूछेंगे सर कि आप लोग इसके माध्यम से अभी तक कितने समस्याओं को हल किए हैं? हमारे पास अभी 144 केसेस है जो डिफेंस काउंसिल के तौर पर काम कर रहे हैं। उसमें से हमने 15 केस में एक्विटल दिया है, 15 केस में एक्विटल दिया है और 2-1 केस में कन्विक्शन भी हुआ है। और काफ़ी हम लोग बीच बीच में जेल विजिटिंग में जाते हैं और देखते हैं कि किनके पास कोई पर्सनल लॉयर्स नहीं है। उनका हम लोग बोलते हैं, उन लोग को एडवाइस करते हैं कि आप लोग इसमें डालसा में आप ये दीजिए, आवेदन दीजिए और आप लोग का केस को मुफ्त में संचालित किया जाएगा। उसके लिए आप लोग को उचित और अच्छा अधिवक्ता मिलेगा। मतलब जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, जो समस्याओं से जो जुलझ रहे हैं, उन लोगों को इस प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ से मदद यहाँ से देते हैं। सर आगे एक सवाल है कि आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि आदमी तक, आम जनता को ये जानकारी देना कि आपका अधिकार क्या है और आपको सेवाएं जो है यहाँ मुफ्त में मिलेगा। यही मुख्य उद्देश्य है। और आगे हम जो है थोड़ा सा पूछताछ करते हैं। आप लोग सब इतने तादाद में आए हैं और लोगों को जागरूक किए सर थोड़ा सा, तो आप लोग जो है आज के कार्यक्रम से क्या उम्मीद करते हैं सर? हम लोग तो सर यही उम्मीद और आशा करते हैं कि जितने भी लोग हमारे थे डालसा से और जलसा से, सब लोग जितने बातें बताएं इससे सारे लोग लाभान्वित हुए। क्योंकि भले इनको जानकारियाँ नहीं थी लेकिन सब लोग पढ़े लिखे हैं। आज के स्पीचों के माध्यम से जितने भी लोग बातें बताएं, हमारे चाहे वो DLS के सेक्रेटरी हों या हमारे अधिवक्तागण हों जिससे जुड़े हुए हैं, और पुलिस पदाधिकारी, हमारे DSP साहब भी आए थे, सारे लोगों की बातों से यही क्लियर हुआ कि हम आप ही के लिए हैं, आपके सेवा के लिए हम लोग तत्पर हैं। ये हो सकता है कि आपके साथ कोई नहीं है लेकिन हम लोग आपके साथ हैं। ये बातें तो बिल्कुल भी हम लोग को क्लियर जानकारी हो गई। विश्वास सर आपसे एक सवाल है। पाकुड़ जो झारखंड के सबसे पिछड़ा व अशिक्षित जिला की श्रेणी में आता है ना, लेकिन अगर हम टोटल जनसंख्या लगभग 10 लाख के आसपास, टोटल जनसंख्या का लगभग अगर हम 10% लोगों का भी बातचीत करें तो बात करें तो शायद 10% लोगों को भी उन्हें फंडामेंटल राइट्स पता हो। तो आप इनको कैसे देखते हैं कि जो है आज भारत देश में जो लोग हैं पढ़ तो लेते हैं, बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उन्हें अपना फंडामेंटल राइट्स ही पता नहीं होता, उन्हें अपना मौलिक अधिकार ही नहीं पता होता है। तो आप लोग जो हैं इसको कैसे देखते हैं? थोड़ा एक हम लोग एजुकेशन का मुहिम स्टार्ट की है और इस मुहिम से वो लोग को सारे अधिकार, उनके जितने भी अधिकार हैं वो सारे अधिकार से वो लोग रूबरू होंगे और प्लस उनको जहाँ से फ़वाइद हैं उनसे भी वो महरूम नहीं रह पाएंगे। रही कि जिस कार्यक्रम में आज हम लोग जुड़े हैं, आए हैं, और इनके सेक्रेटरी श्रीमती शिल्पा मुर्मू जी हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे ख्याल से शायद ही ऐसे कोई सेक्रेटरी आए होंगे या नहीं, मुझे तो नहीं पता, परंतु इनका जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल जागरूकता के और बहुत ज़्यादा इनका रुझावपन है। और प्लस
ये जो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि मतलब छोटे छोटे एनजीओ है या छोटे छोटे समूह है, इस टाइप के समूहों को जोड़ के इन्होंने एक विशाल टीम तैयार कर दी है। और हमारे तरफ से जितना भी सहयोग होता है एजुकेशन के लिए, यानी लिटरेसी प्रोग्राम वगैरह का कैंपेन हम लोग चलाते रहते हैं। और ये आप लोगों को भी बाज़ाब्ता पता है, क्योंकि आप लोग कई बार मीडिया में उछाले भी हैं इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ के मतलब विदाउट एजुकेशन कुछ नहीं हो सकता है। जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं। यही कारण है कि हमारे पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे पिछड़ापन जो वर्ग इसीलिए है क्योंकि जहाँ एजुकेशन नहीं होगा तो उनका दिशा ही नहीं मिलेगा, यही कारण। सर, पाकुड़ में 10 लाख के आसपास में जनसंख्या है, लेकिन 10% लोगों को भी फंडामेंटल राइट्स पता नहीं है, उनको अपना मौलिक अधिकार नहीं पता है। तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं सर? देखिए, बात है कि जो मौलिक अधिकार का बात है, हमारे यहाँ एजुकेशन का जो लिटरेसी रेट है ये कम है। बाकी हर विद्यालय में फंडामेंटल राइट के बारे में जानकारी दिया जाता है और मैक्सिमम स्टूडेंट को अभी ये जानकारी रहता है कि फंडामेंटल राइट कितना है और क्या क्या है। सर, आप जो है सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं और आज कार्यक्रम में आए हैं, तो आज का कार्यक्रम में आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो भी लोग उपस्थित थे, दूर दूर से आए हुए लोग, इससे लाभान्वित हों। मतलब आप चाहते हैं कि जो लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ से सहायता ले और ताकि उन्हें लाभान्वित हों। सर, आगे एक आप लोगों से जो है अब लास्ट का सवाल है। अभी सामने दिवाली है ना, तो दिवाली के शुभ अवसर पर हमारे दर्शकों को और जो है लोगों को, पाकुड़ वासियों को आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि ये लोग शांति से अपना दिवाली मनाएं और जिस तरह से मिलजुल के रह रहे हैं उसी तरह से अपना दिवाली मनाएं। और क्या आप क्या संदेश देंगे सर दिवाली के शुभ अवसर पर? सर, ये तो हमारी गंगा जमनी तहजीब है कि एक दूसरे के पर्व में हम लोग सहयोग करें। और हमेशा खास करके पाकुड़ का ये एक इतिहास रहा है, आप उठा के देख लेंगे कि यहाँ के लोग एक दूसरे से बहुत कोऑपरेटिव माइंड के हैं। और हम लोग यही आशा और उम्मीद करते हैं ऊपर वाला से कि जो जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उनकी खुशियों में और भी खुशियाँ प्रदान करें। दिवाली के शुभ अवसर पर आप क्या संदेश देंगे सर? मेरा संदेश है कि यह दिवाली हर्ष और उल्लास का जो पर्व है उस आपसी भाईचारे और सद्भावना के साथ मनाएं और एक दूसरे से मिलजुल कर अमन और चैन के साथ इस पर्व को मनाएं। आप क्या संदेश देंगे सर दिवाली के शुभ अवसर पर? दिवाली के शुभ अवसर पर सब भाईचारा के साथ साथ दिवाली को खुशी के तौर से अमन चैन शांति से मनाना है, इसलिए। आपकी ओर से सर क्या संदेश है? पहले तो मेरे तरफ से पूरे पाकुड़ वासियों को दिवाली का शुभकामनाएं हैं और यही अपील करेंगे कि सावधानीपूर्वक बम पटाखा फोड़ें और ताकि इससे भी बहुत लोग इंजर्ड होते हैं, हम लोग देखते हैं इंजरी कराना पड़ता है, फिर उसको इससे वंचित रहे और ढंग से भाव प्रेम से। तो आप ये मैसेज दे रहे हैं कि जो भी दिवाली मना रहे हैं तो थोड़ा सतर्कतापूर्वक दिवाली मनाएं, है ना? जरूर। सर, विश्वास सर, आपसे लास्ट सवाल है ना, कि सभी भारतीय नागरिकों को और नागरिकों को भारत के हर एक दिवाली जैसा त्यौहार है, वैसे भारत के सभी त्योहारों पर जो है वो स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए या विदेशी वस्तुओं को? विदेशी वस्तुओं का स्वदेशी नेचुरल तौर पर करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे स्वदेशी चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो अर्थव्यवस्था है देश का, वो हमारे देश तक ही सीमित रहेंगे और हमारा अर्थव्यवस्था में ग्रोथिंग आएगी। और अगर विदेशी करेंगे तो वो तो आपको पता ही है कि वो माल विदेश में ही जाना है। लेकिन मैं सबसे आह्वान भी करूँगा, सबसे अपील करूँगा कि जितने भी दिया है, मोमबत्ती है या जो भी है, वो स्वदेशी का ही इस्तेमाल करें। और प्लस चूँकि दिवाली एक बहुत खुशियों का त्यौहार है, 14 वर्ष वनवास के बाद दिवाली का जब आए उसके बाद दिवाली का पर्व हुआ, तो यानी खुशियों का पर्व है। तो हम सभी लोग, और यहाँ हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ हर लोग, हर तबका के, हर जाति के, हर धर्म के लोग एक साथ मिल के त्यौहार मनाते हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ
हम लोगों में से ही कौन मुस्लिम, कौन हिंदू, कौन सिख, कौन ईसाई है, आप नहीं बता पाएंगे जब तक वो अपना नाम ना बताए। सही बात, तो सही ये सबसे अच्छी चीज़ है। सर, आप लोगों से एक सवाल है कि अभी के दौर में देख रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले बहुत ही जो है थोड़ा सा बहिष्कार हुआ चाइनीज़ वस्तुओं का, तब क्योंकि जो भारत के अभी वर्तमान लोग हैं, ये लोग इन लोगों का झुकाव ज़्यादा चाइनीज़ वस्तुओं के उधर है, लेकिन इनके कारण जो हमारे छोटे छोटे वर्ग है, जैसे कुम्हार है, महली है, ये वर्ग जो है मतलब नष्ट होने के जो स्थिति में है। तो आप एक तरफ इधर देखते हुए आप क्या संदेश देंगे कि जो भी भारतीय नागरिक हैं उन्हें अपने भारत के प्रत्येक त्योहारों पर, प्रत्येक भारतीय त्योहारों पर वो उन्हें स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए या विदेशी वस्तुओं का? त्यौहार की बात नहीं है, हमें प्रत्येक दिन ऐसा हमारा ये जागरूकता होना चाहिए कि हम हमेशा जो है स्थानीय चीज़ों का, स्थानीय प्रोडक्ट का ही करें। उससे हमारे देश का विकास होता है और आसपास के जो हमारे जो मज़दूर हैं या गरीब कुम्हार भाई हैं वो लाभान्वित होते हैं। आज वो बहुत ज़्यादा वंचित हो गए हैं, हम लोग चाइनीज पे पूरा डिपेंडेंसी हो गया और ये एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकता, धीरे धीरे हमें इसको ख़त्म करना है और फिर से अपनी स्वदेशी की ओर जाना है। अच्छा, एक चीज़ कहना, जब स्वदेशी की बात आई तो स्वदेशी के एक बहुत बड़े प्रचारक, आज़ाद भारत का सबसे बड़े प्रचारक स्वदेशी का राजीव दीक्षित जी रहे। लगभग जितने दिन जिए राष्ट्र के लिए जिए और मातृभूमि के लिए समर्पित होकर चले गए। उनका सपना था कि ये देश स्वदेशी में भारत हो, है ना, फिर से, और स्वदेशी का ही क्या बोलते हैं, गाथा सुनाते सुनाते जो है मातृभूमि को समर्पित हो गए हैं। तो 30 नवंबर को उनकी जन्मदिन है और पुण्यतिथि है। तो आप लोग इस एपिसोड के माध्यम से क्या ये नहीं चाहते हैं कि 30 नवंबर को स्वदेशी दिवस के रूप में घोषित करें? बिल्कुल सर, हम तो चाहते हैं कि वो, मुझे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ है कि ये आईनी चाइनी जो भी है ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्द। और हमारा जो देश है, हमारा जो मुल्क है, पूरे वर्ल्ड में माना जाता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये तो हमें गर्व है कि भले लोग इसको अपना लेते हैं कि लाइटिंग फाइटिंग, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि फिर से हमारा पुराने हिंदुस्तान अपने रुख पर और अपने स्ट्रक्चर पर आ जाएंगे। और इसको बिल्कुल मानना चाहिए, आप जो बोलें ये 30 नवंबर को, क्योंकि वो अपने कुर्बानी कर दिए और अपने इतिहास यही गवाह करती है कि जब तक उसको हम नहीं याद करेंगे तो हम हिंदुस्तानी नहीं कहलाएंगे। डेफिनेटली जिस तरह से राजीव दीक्षित सर ने जो आह्वान चलाया, जो मुहिम चलाई और जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया है, तो वो हमें चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि इस तरह का उनको सम्मान देते हुए स्वदेशी दिवस उनके जन्मदिन पर मनाया जाए। दोनों जन्मदिन शहीद दिवस एक ही दिन है और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और सब कुछ छोड़ के अपना घर परिवार सब कुछ मातृभूमि के लिए निकल पड़े और खूब जगाया था अपने ज़माने में लोगों को। तो आज लगता है ज़रूरत है इस देश को कि उस दिन को स्वदेशी दिवस के रूप में बिल्कुल सरकार से यह मांग है कि स्वदेशी दिवस उनके जन्म दिवस पर घोषित किया जाए ताकि उनको उचित सम्मान मिले। जिस तरह से उन्होंने समाज को योगदान दिया है स्वदेशी की तरफ बढ़ने के लिए, तो ज़रूर सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। सर, लास्ट सवाल आप लोग से है और फिर इस एपिसोड का अंत करेंगे। डालसा पाकुड़ से जो पीड़ित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो गरीब है, आदिवासी, असहाय लोग हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं कि जो लोग जो है अन्याय के इर्द गिर्द में घूम रहे हैं? देखिए, ये DLA से जो है ना, इसके अंतर्गत PLBज है हमारे यहाँ। अभी एक्टिव PLBज कितना है? 20 गो एक्टिव PLBज है और 20 अलग अलग गांव में, अलग अलग ब्लॉक में, हर ब्लॉक में 2-2 PLBज डिपुट किया हुआ है। और वे लोग गांव-गांव में जाकर सबका खबर लेते हैं। जैसे हम लोग जेल में जाकर खबर लेते हैं, हम लोग भी जाते हैं, लिटरेसी क्लब में जाते हैं, हर जगह जाते हैं और कांटेक्ट करते हैं कि ये लोग वंचित ना रह जाए। उसके लिए हमारे डालसा बहुत ही एक्टिव है। और अभी जो हमारे वर्तमान सेक्रेटरी साहिबा है ना, ये बहुत एक्टिव है। ये हम लोग को हमेशा इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, चाहे मेंटली हो और कुछ हो कि आप लोग कीजिए। ये हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं और हम लोग उनसे प्रोत्साहित होकर हम लोग जाते हैं, हर जगह जाते हैं। इवन लिटरेसी क्लब में जाकर भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं और वहाँ सारे स्टूडेंट्स के बीच हम लोग ये जानकारी देते हैं कि हम लोग के यहाँ DLSA से जो भी PLBज है, ये लोग आप लोग के लिए हमेशा तैयार है। और ये लोग बहुत अच्छा हर वीकली ये लोग कम से कम 10 व्यक्ति से संपर्क करके, एक दिन में 10 व्यक्ति से संपर्क करके 10 व्यक्ति का आवेदन निश्चित रूप से लेते हैं। वहाँ आके उसको
एनालिसिस करते हैं। सर ने बताया कि क्या ये सारी बातों पर जो हम लोग चर्चा किए, सवाल जवाब हुआ और सर लोगों ने बताया और बहुत ही अच्छी तरीके से बताएं कि कैसे लोगों को हम लोग मदद करते हैं। तो इस एपिसोड में आप देखें जो टीम थे उन लोगों से हम बातचीत किए और सभी लोगों ने जो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दिए कि जो है अब जो है इसके माध्यम से हम लोग जो है लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे रहे हैं और निःशुल्क जो है उन्हें न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी चर्चा हुई कि दिवाली के शुभ अवसर पर सभी लोग कहें कि प्रत्येक भारतीयों को स्वदेशी वस्तुएं अपनानी चाहिए। प्रत्येक त्योहारों पर प्रत्येक कुछ लोग मिले जो कहें कि रोज़ाना दिनचर्या में स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग विदेशी वस्तु खरीदते हैं तो वो उनका जो पैसा है वो विदेश में जाता है। अगर हम लोग स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं तो भारत के छोटे छोटे जो वर्ग हैं उन लोगों के पास पैसा जाता है, उनकी रोज़गार चलती है, उनकी आय चलती है, रोटी पानी चलती है। तो इस तरह के जो है सवाल जवाब हुआ, सभी लोगों ने बताया। तो अब दैनिक एक्सपर्टी भारत की टीम की ओर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से दिवाली मनाएं, लेकिन एक चीज़ आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइए ताकि जो छोटे छोटे वर्ग हैं वो भी खुश रहें और वो भी खुशी से दिवाली मना सकें। कुम्हारों की दियों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, उनकी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें ताकि उनकी घर भी रोशन हो सके। तो इस एपिसोड को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इस एपिसोड का अंत करेंगे यहीं पे। आप हमारे आगे की एपिसोड देखने के लिए बने रहिएगा न्याय सभा टीवी पर। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारत।